सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। ठीक है। तो इस ऑडियो क्लिप के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कारो 2020। सो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज अगेन पहले कारो 16 हुआ करता था और अब कारो 20 आ चुका है एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द अटेम्प्ट्स फ्रॉम May 21 ऑनवर्ड्स। तो देखना, सबसे पहले याद रखना यार, ये रिविजनरी वॉइस क्लिप है। यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको लॉजिक समझा रहा रहूँगा, मैं आपको डिटेल में बता रहा रहूँगा। रिविजनरी वॉइस क्लिप्स के अंदर ऑब्जेक्टिव खाली ये होता है कि बहुत ही कम समय के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक अपना एक बहुत ही फास्ट मैनर में रिवाइज हो जाए और आप इन वॉइस क्लिप्स को बार बार सुन सकें। तो स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ कारो 2020। तो सबसे पहले याद रखना कि कारो क्या होता है। कारो एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है इन एडिशन टू द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो आपने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्टडी किया था। और ये जो कारो 20 का रिपोर्टिंग है ना, ये हर कंपनी को एप्लीकेबल है, हर कंपनी को एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 42 में डिफाइंड है। ये मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ बिकॉज नॉर्मली आप कंपनी का डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ पे फॉरेन कंपनी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अलग से क्लैरिफाई किया है कि दिस ऑर्डर अप्लाइज टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी। लेकिन कारों से कुछ कंपनीज को एग्जम्प्ट किया गया है। दैट इज, इसको याद करने का फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस किया था, SBI 08। दैट इज, एक SBI जिसका ब्रांच कोड 08 है उसको कारो 20 से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। दैट इज एज फॉर स्मॉल कंपनी that is defined under section 2 clause 85 of companies act, that is exempted from caro। देन बी फॉर बैंकिंग कंपनी जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर गवर्नड है। उसके बाद आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद ओ से 1% कंपनी एंड 8 फॉर सेक्शन 8 कंपनी। तो ये जो 5 कंपनीज हैं ये क्या है, कारो के चक्रव्यूह से बाहर है, कारो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इन 5 के अलावा बोला गया है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी कारो से एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, लेकिन उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 4 कंडीशंस पूरी करनी होंगी। तो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 4 कंडीशंस पूरी करती है तो कारो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन से 4 कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है कि वो जो प्राइवेट लिमिटेड है वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए या होल्डिंग नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी का। अगर पब्लिक कंपनी है मतलब कारो एप्लीकेबल है, दिमाग ही नहीं लगाना। और अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है, होल्डिंग भी नहीं है, तब भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि वो और 3 कंडीशंस पूरी करे। अब और 3 कंडीशंस कौन सी हैं? तो दो 3 कंडीशंस आर, पहला, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस शुड नॉट बी मोर देन 1 CR एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है और जो रिजर्व एंड सरप्लस का एग्रीगेट है वो 1 CR से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट डेट के अंदर। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो 1 CR एक्सीड नहीं करनी चाहिए फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहां पे इस लाइन पे स्ट्रेस दीजिएगा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरे साल भर में कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बोरोइंग 1 CR से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, विच डज नॉट हैव ए टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज। तो टोटल रेवेन्यू भी 10 CR एक्सीड नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अगेन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1 CR से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये चीज अपन बैलेंस शीट डेट में देखेंगे। बोरिंग 1 CR से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए और टोटल रेवेन्यू 10 CR से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये जो कंडीशन है इनमें से एक भी कंडीशन अगर वायलेट हो जाता है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि एनबीएफसीज को एग्जम्प्ट नहीं किया गया फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। बैंकिंग कंपनीज को एग्जम्प्ट किया गया है, एनबीएफसीज को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। गाइडेंस नोट्स आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना बिकॉज जब आप बुक में पढ़ोगे तो हर एक टर्म को समझाया हुआ है कि बोरोइंग के अंदर क्या क्या आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा। सो दैट इज समथिंग यू मस्ट नो कि व्हाट विल कम इनसाइड बोरोइंग्स, व्हाट विल कम इनसाइड पेड अप शेयर कैपिटल, व्हाट विल कम इनसाइड रेवेन्यू, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखना, कारो 20 का अल्टीमेट एसेंस क्या है? रिपोर्टिंग। कि ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को कारो 20 के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। अब कारो 20 के अंदर 21 क्लॉजेस हैं। कितने? 21 क्लॉजेस। 21 क्लॉजेस के बारे में क्या करना है? ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है। तो देखना, जो पहला 3 क्लॉजेस है बहुत सिंपल है, एक लॉजिकल फ्लो में जाइएगा आप। पहला क्लॉज फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करता है, दूसरा इन्वेंट्री के बारे में बात करता है, तीसरा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता है, इन्वेस्टमेंट्स एंड गारंटीज के बारे में बात करता है। ठीक है। तो पहला क्लॉज किसके बारे में बात कर रहा है? फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन कारो 20 में एक चेंज है। चेंज क्या है? इंड एस यूजेस द वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड दैट इज वाई कारो के अंदर भी अब जो वर्डिंग यूज कर दिया लॉ मेकर ने वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज कर दिया है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है और ऑडिटर को 5 चीजों के बारे में रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है। पहला, प्रॉपर रिकॉर्ड्स।
दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन, तीसरा टाइटल डीड, चौथा रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई एंड पांचवा प्रिसीडिंग इफ एनी अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज द मेन हेडिंग इन क्लॉज 1 एंड उसके अंदर 5 सब क्लॉजेज हैं, 5 हेडिंग्स हैं। पहला, क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है पीपीई का, क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है अपने इंटेंजिबल एसेट्स का। दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन, कि क्या पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल्स में कर रहा है, राइट। और अगर मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल्स में फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है तो क्या कोई मैटेरियल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है, और अगर कोई मैटेरियल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है तो क्या उन मैटेरियल डिस्क्रिपेंसीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डील किया गया है। तीसरी चीज टाइटल डीड। ये जो टाइटल डीड वाला पॉइंट है ये मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए है, कि जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनके जो टाइटल डीड्स हैं वो कंपनी के नाम पे एग्जीक्यूटेड हैं कि नहीं है, अदर देन द प्रॉपर्टीज जहां पे कंपनी एक लेजी है और लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है। और अगर टाइटल डीड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे हेड है, राइट। वो प्रॉपर्टी कहीं कंपनी के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के नाम पे तो हेड नहीं है, वो कितने पीरियड के लिए वो प्रॉपर्टी हेड है, एंड व्हाट इज द रीजन कि वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे नहीं है। चौथी चीज, क्या उस पीपीई का रिवैल्यूएशन हुआ है बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जिसका कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिस्कस करते हो। अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो वैल्यूएशन में कितना चेंज है, क्या जो वैल्यूएशन में चेंज है वो 10% और मोर है in aggregate of the net carrying value of each class of PPE, so that is something you have to see. And finally, क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई प्रिसीडिंग चल रहा है फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टी आई बिलीव आप समझते हो। तो ये 5 चीजें आती हैं पीपीई के हेडिंग में। उसके बाद आता है जो अगला क्लॉज है हमारा वो है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर 5 क्लॉजेस नहीं आता, इन्वेंट्री के अंदर सिर्फ 2 क्लॉज आता है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन वाला और एक वर्किंग कैपिटल लिमिट के ऊपर। पहला, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री रेगुलर इंटरवल्स में मैनेजमेंट ने कराया कि नहीं कराया, अगर कराया तो डिस्क्रिपेंसीज पाई गई कि नहीं, और अगर डिस्क्रिपेंसीज 10% और मोर है इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्रीज तो क्या उनको प्रॉपर्ली डील किया गया है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो दैट इज समथिंग दैट इज यू मस्ट रिमेंबर। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज का क्या कर दिया, एक लिमिट डिफाइन कर दिया 10%, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल लिमिट का एक क्लॉज डाल दिया। बोला वेदर ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर कंपनी को अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट सेक्शन किया गया है 5 करोड़ से ज्यादा फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स। तो क्या होता है कि जब भी वर्किंग कैपिटल का लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन किया जाता है करंट एसेट्स के बदले में, तो क्वार्टरली बेसिस में कंपनी को रिटर्न फाइल करना पड़ता है बैंक्स को। तो ऑडिटर को यही रिपोर्ट करना है कि क्वार्टरली बेसिस में वो जो रिटर्न की फाइलिंग हुई है वो प्रॉपर है कि नहीं है और बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करता है कि नहीं करता। अब याद रखिएगा, अगर इन्वेंट्री के क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे ऐसे 501 का भी रेफरेंस साथ में आ जाएगा, बिकॉज ऐसे 501 भी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है और क्लॉज 2 के अंदर भी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे AS2 नहीं आएगा बिकॉज AS टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन एंड यहाँ पे वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही। सो दैट इज समथिंग कि आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली जो फिक्स्ड एसेट वाला क्लॉज था तो वहाँ पे अगेन हो सकता है कि ऐसे 240 का भी रेफरेंस आ जाए अगर मैटेरियल डिस्क्रिपेंसीज ज़्यादा पाई जा रही है वहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के केस में, और हो सकता है कि वहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट्स का इंड AS है उसका भी रेफरेंस आ जाए। तीसरा जो क्लॉज है दैट इज इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटीज, लोन्स और एडवांसेस। तो इसके अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट्स किया है या कंपनी ने कितने लोन्स दिए हैं, कितने एडवांसेस दिए हैं, चाहे वो लोन सिक्योर्ड हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो कंपनीज को दी गई हो, चाहे वो फर्म्स को दी गई हो, चाहे वो LLPs को दी गई हो। इसके अंदर ऑडिटर को फर्दर रिपोर्टिंग करना है कि कितना लोन एडवांसेस ग्रुप कंपनीज को दिया गया है और कितना अदर देन ग्रुप कंपनीज वो लोन्स एडवांसेस दिए गए हैं। तो एक तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी है उसके बारे में रिपोर्टिंग करनी है, ग्रुप कंपनीज को कितना लोन दिया, कितना एडवांस दिया उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और अदर देन ग्रुप कंपनीज दैट इज अदर देन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स कितना लोन एडवांस दिया, व्हाट इज द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, उसका रिपोर्टिंग करना है। अब जब कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, गारंटीज कर रही है, गारंटीज दे रही है, तो हो सकता है कि वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के लिए फेवरेबल ना हो, प्रिजुडिशियल हो। तो ऑडिटर को उस बारे में भी रिपोर्टिंग करनी है कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स मेड हैं या जो गारंटीज दी गई हैं उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कहीं प्रिजुडिशियल तो नहीं है। फिर उसके बाद ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं वहाँ शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट प्रॉपर है कि नहीं, और इंटरेस्ट का पेमेंट बराबर से आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट है, इंटरेस्ट अमाउंट का रिपेमेंट है, उसका रिसिप्ट रेगुलर है कि नहीं है। और अगर पैसा ओवर ड्यू है, मान लीजिए अगर पैसा ओवर ड्यू है और वो ओवर ड्यू 90 डेज से ज़्यादा है, अगर पैसा ओवर ड्यू है और ओवर ड्यू 90 डेज से ज़्यादा है तो कंपनी कौन से रिजनेबल स्टेप्स ले रही है फॉर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या कंपनी FIR फाइल कर रही है,
अब यहाँ पे दो क्लॉजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जो पहले कारों में नहीं हुआ करता था। दैट इज अगर कंपनी ने कोई भी लोन या एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड, जो कि फॉलन ड्यू हो चुका ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कंपनी उस लोन को रिन्यू कर रही है या एक्सटेंड कर रही है या फ्रेश लोन दे रही है, तो कितना परसेंटेज ऑफ लोन कंपनी रिन्यू कर रही है या एक्सटेंड कर रही है या नया लोन दे रही है इन प्रपोर्शन ऑफ द टोटल लोन। सो दैट इज समथिंग द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट। और फाइनली एक ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है कि अगर कंपनी ने डिमांड लोन्स दिया है अपने प्रमोटर्स को, अगर कंपनी ने डिमांड लोन्स दिया है अपने प्रमोटर्स को, अपने रिलेटेड पार्टीज को, तो इन प्रपोर्शन ऑफ द टोटल लोन्स ग्रांटेड कितना डिमांड लोन दिया गया है टू द प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज। तो ऑडिटर को इस चीज के बारे में भी रिपोर्टिंग करनी है। जो चौथा क्लॉज है ये बहुत ही सिंपल है, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। तो कंपनी ने अगर कभी भी अपने डायरेक्टर्स को लोन दिया है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि सेक्शन 185 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। अगर कंपनी ने कभी भी इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स करे हैं तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि सेक्शन 186 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। और अगर मान लीजिए सपोज ऑडिटर देखता है कि नॉन कंप्लायंस है, तो वहां पर ऑडिटर फर्दर क्या करेगा, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा एज पर 705। और यहाँ पे ऐसे 250 का भी रेफरेंस आ सकता है, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो पांचवा क्लॉज है दैट इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक डिपॉजिट, कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट लिया है या फिर डिम डिपॉजिट लिया है, तो जब भी कंपनियां डिपॉजिट लेती है तो सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं और जो भी एनसीईआरटी के रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी एनसीईआरटी के ऑर्डर्स वो मानने पड़ते हैं। तो ऑडिटर इसी बारे में रिपोर्टिंग करेगा कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए हैं तो सेक्शन 73 टू 76 के प्रोविजंस कंप्लाई हुए हैं कि नहीं, एनसीईआरटी के ऑर्डर्स कंप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर इन द पब्लिक डिपॉजिट क्लॉज। उसके बाद जो क्लॉज नंबर 6 है दैट इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि कंपनी क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है एज पर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1। अब सेक्शन 148 के अंदर कहा गया है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। तो ऑडिटर को यहाँ पे ये रिपोर्ट करना है कि कंपनी क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 148। एंड ऑब्वियस सी चीज है कि अगर कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही है तो ऑडिटर क्या करेगा, आगे चल के रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। जो क्लॉज 7 है दैट इज टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो यहां पे ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है कि कंपनी क्या अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज टाइमली पे कर रही है कि नहीं। अब अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात करें तो नॉर्मली स्टैट्यूटरी ड्यूज दो कैटेगरीज के होते हैं, एक एम्प्लॉय वाले ड्यूज और एक गवर्नमेंट वाले ड्यूज, ठीक है। तो एम्प्लॉय वाले ड्यूज में क्या आ जाएगा, जैसे प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, ग्रेट्युटी आ जाएगा। और गवर्नमेंट वाले ड्यूज में क्या आ जाएगा, जैसे कि जीएसटी आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, कस्टम आ जाएगा, ठीक है, एक्साइज आ जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा। और फिर दूसरी कैटेगराइजेशन इस क्लॉज में याद रखनी है, डिस्प्यूटेड या अनडिस्प्यूटेड, कि ड्यूज जो है वो डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है। तो पहला ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है यहाँ पे क्लॉज 7 के अंदर कि कंपनी क्या रेगुलरली अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज पे कर रही है, जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड है या जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड है। और अगर नहीं कर रही है और वहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा का एरियर है तो ऑडिटर को अलग से रिपोर्टिंग करनी है। और उसके बाद मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, डिस्प्यूट किसके बीच चल रहा है और कौन से फॉरम में डिस्प्यूट पेंडिंग है। अब यहाँ पे याद रखिएगा इस क्लॉज में ऐसे 250 का रेफरेंस लगेगा हमेशा, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पे AS 29/Ind AS 37 का भी रेफरेंस लग जाएगा। दैट इज ऑडिटर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। क्लॉज 8 इज द क्लॉज रिगार्डिंग अनरिकॉर्डेड इनकम। ये क्लॉज पहले वाले कारों में नहीं था कि कहीं भी कोई अनरिकॉर्डेड इनकम है क्या, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कहीं भी कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड इनकम है क्या, कोई ऐसा इनकम जो कि एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है बट इनकम टैक्स असेसमेंट के वक्त सरेंडर कर दिया है। तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर को वहाँ पे रिपोर्ट करना है। अगर मान लीजिए स्टैट ऑडिटर और टैक्स ऑडिटर सेम है तो वो चीज़ उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 9, क्लॉज नंबर 10 एंड क्लॉज नंबर 11 आपको एक ही फ्लो में याद रखना है बिकॉज तीनों फंडिंग के बारे में है। आप ये याद रखिएगा कि क्लॉज नंबर 9 के अंदर कंपनी ने लैंडर से बोरिंग लिया है, क्लॉज नंबर 10 के अंदर कंपनी ने आईपीओ एफपीओ के थ्रू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू फंडिंग रेज करी है, और फंडिंग रेज कर कंपनी ने फ्रॉड किया है, जो अगला क्लॉज है क्लॉज नंबर 11। तो क्लॉज 9 के अंदर ऑडिटर को खाली इतना रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रिपेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ लोन्स और बोरोइंग्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी लेंडर। यहाँ पे वर्ड यूज किया है एनी लेंडर, यानी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कंपनीज एक्ट के बाकी सेक्शंस का भी काफी अच्छा क्रॉस लिंकिंग बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एनी लेंडर के अंदर आप सोच लीजिए सपोज डिबेंचर होल्डर्स आ जाते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर होल्डर्स के पेमेंट में डिफॉल्ट कर रही है,
तो इन दैट वेरी सिनेरियो ऑडिटर को यहाँ कारों में तो रिपोर्ट करना ही है, बट 164 सबसेक्शन 2 के हिसाब से कंपनी के डायरेक्टर्स भी तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, और अगर कंपनी के डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे तो 143 सबसेक्शन 3 के हिसाब से ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स कहीं डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो गए एज पर 164 सबसेक्शन 2। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, 164 सबसेक्शन 2 जाकर पढ़ो, 143 सबसेक्शन 3 जाकर पढ़ो, समझ आ जाएगा। उसके बाद यहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना है क्लॉज 9 के अंदर कि वो जो कंपनी है जिसने डिफॉल्ट किया है, क्या वो एक विलफुल डिफॉल्टर है, क्या उसने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, जिस पर्पस के लिए उसने लोन लिया था क्या उसने उसी पर्पस के लिए फंड्स को यूज किया है, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस में फंड्स रेज कर रहे थे तो कहीं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज तो नहीं कर दिया, बिकॉज अगर ऐसा होता है कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है, ऐसे 570 का भी रेफरेंस आ सकता है। उसके बाद कहीं कंपनी ने जो फंड्स लिए हैं फ्रॉम द एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट सब्सिडरीज एसोसिएट से जॉइंट वेंचर्स तो नहीं लिए हैं, मतलब जो फंडिंग ली गई है वो सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर के ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए तो नहीं ली गई है। और फाइनली जो कंपनी ने लोन्स रेज करा है ड्यूरिंग द ईयर वो कहीं सिक्योरिटीज प्लेज करके तो नहीं लिया है। तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना है कि हाँ भाई जो कंपनी ने लोन रेज करा है वो सिक्योरिटीज प्लेज करके लिया है। उसके बाद आता है क्लॉज नंबर 10। यहां पे बोला गया है कि अगर कंपनी पैसा रेज कर रही है पब्लिक से कैसा रेज करेगा कंपनी पैसा, या तो आईपीओ के माध्यम से रेज कर सकता है, या एफपीओ के माध्यम से रेज कर सकता है, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी पैसा रेज किया जा सकता है। तो अगर कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ के थ्रू पैसा रेज करा है तो जिस पर्पस के लिए रेज करा है क्या कंपनी वहां यूटिलाइजेशन कर रही है, और अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पैसा रेज करा है तब भी जिस पर्पस के लिए पैसा रेज करा है क्या वहां यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पैसा रेज करती है तो सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करना पड़ता है। तो ऑडिटर यहां पे रिपोर्ट करेगा कि सेक्शन 42 एंड 62 ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। अब क्लॉज 11 आता है फ्रॉड के बारे में। तो यहां पे ऑडिटर को सिंपली रिपोर्ट करना है कि अगर कोई भी फ्रॉड कंपनी ने किया है या कोई भी फ्रॉड कंपनी के साथ हुआ है तो ऑडिटर उसके बारे में कारों में रिपोर्टिंग कर देगा। और याद करो फ्रॉड से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करना है कि अगर 143 सबसेक्शन 12 के अंदर एडिटी फॉर फॉर्म जो है हमारा उसके अंदर सीजी को फ्रॉड की रिपोर्टिंग हुई थी तो उसके बारे में ऑडिटर को कारों में भी बताना होगा, शेयर होल्डर्स को भी बताना होगा। और फाइनली इस क्लॉज के अंदर आता है कि क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर्स के कंप्लेन कंसिडर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर्स के कंप्लेन कंसिडर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। और यहां पे याद रखिएगा क्योंकि फ्रॉड की बात हो रही है ऐसे 240 भी बीच में आ जाएगा, ऐसे 240 का भी रेफरेंस आ जाएगा। अगला जो क्लॉज है दैट इज टॉकिंग अबाउट निधि कंपनीज। तो क्लॉज 12 याद रखिएगा स्पेसिफिकली सिर्फ निधि कंपनीज के बारे में है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लॉज 12 और 16 अलग से याद रखो, क्यों क्लॉज 12 ना स्पेसिफिकली निधि कंपनीज के बारे में है और क्लॉज 16 स्पेसिफिकली एनबीएफसीज के बारे में है। तो क्लॉज 12 के अंदर बोला गया है कि जो निधि कंपनीज होती हैं, अब निधि कंपनीज का कॉन्सेप्ट सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर्ड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो निधि कंपनीज होती हैं क्या उन्होंने नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो मेंटेन करा है कि नहीं, दैट इज नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 है कि नहीं। दूसरा, निधि कंपनी एटलीस्ट 10% अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स मेंटेन कर रही है कि नहीं। तो टोटल डिपॉजिट्स में से निधि कंपनी का एटलीस्ट 10% अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स होना चाहिए। अनएकम्बर्ड मतलब वो टर्म डिपॉजिट्स जो कि फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मॉर्गेज हो, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी हो। तो एटलीस्ट 10% अनएकम्बर्ड डिपॉजिट्स है कि नहीं। और तीसरी चीज, जो भी पैसा निधि कंपनी ने लिया है कहीं निधि कंपनी ने कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया है इंटरेस्ट के रिपेमेंट में या डिफॉल्ट के रिपेमेंट में। तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये तीन बातें तभी लगेंगी अगर मैं निधि कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, बाकी कंपनीज के केस में ये क्लॉज नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। जो क्लॉज 13 है दैट इज टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। आप ऐसे याद रख सकते हो कि सानिध्य सर का बर्थडे 13 को है और सानिध्य सर हमारे रिलेटेड पार्टी हैं, सो दैट इज वाई क्लॉज 13 इज ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। अब जब रिलेटेड पार्टी की बात होती है याद रखो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 188 आता है, सेक्शन 177 का भी रेफरेंस आता है, और साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो AS 18 भी आता है। तो ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्ट करना है कि जो भी कंपनीज एक्ट रिलेटेड सेक्शंस हैं, सेक्शन 188, सेक्शन 177, उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, AS के हिसाब से डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहाँ पे कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो ऑडिटर रिपोर्ट क्या कर देगा, रिपोर्ट को मॉडिफाई भी कर देगा एज पर ऐसा 705। और क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो ऐसे 550 भी साथ में लग जाएगा, दैट इज रिलेटेड पार्टीज का जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है वो भी साथ में लग जाएगा। उसके बाद जो अगला क्लॉज है दैट इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट सिस्टम। क्लॉज नंबर 14 इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो पहले ये क्लॉज नहीं था, अब वापस से ले आए हैं इस क्लॉज को। तो बोला गया है कि क्या कंपनी के पास जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो उसके साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से एडिक्वेट है। तो
कारो में ये नहीं बोला गया कि कौन सी कंपनीज के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, वो तो देखो सेक्शन 138 के अंदर बोला गया है। लेकिन सेक्शन 138 के हिसाब से अगर कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है तो क्या वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है क्या उन्होंने इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट को कंसीडर किया है। तो एज अ स्टैट ऑडिटर मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कारो के अंदर कि क्या मैंने इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट को कंसीडर किया भी है या नहीं किया है। अगला जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 15, दैट इज टॉकिंग अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स, कि अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर कर रही है तो याद रखो सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स। तो यहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि अगर कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर कर रही है डायरेक्टर्स के साथ तो सेक्शन 192 के प्रोविजंस कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद क्लॉज नंबर 16 पार्टिकुलरली एनबीएफसीज की बात करता है। एज आई टोल्ड यू कि क्लॉज 12 और 16 याद साथ में रखना, बिकॉज क्लॉज 12 सिर्फ किसकी बात कर रहा था, निधि कंपनीज की, और क्लॉज 16 एनबीएफसीज की। कि अगर मान लीजिए मैं देखता हूं, सपोज मैं किसी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं और अगर मेरे को लग रहा है कि वो कंपनी एनबीएफसी जैसे एक्टिविटीज कर रही है, एनबीएफसी वाली एक्टिविटीज कर रही है, तो मेरे को देखना है कि क्या वो कंपनी एक एनबीएफसी है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी एज पर सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट, और क्या उस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है, राइट। कहीं बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिए उस कंपनी ने एनबीएफसी जैसी एक्टिविटीज तो नहीं कर दी। उसके बाद अगर वो कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज डिफाइंड इन द आरबीआई रेगुलेशंस, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए होता है क्या उन्होंने वो कंडीशंस पूरा किया है। और अगर वो कंपनी एग्जम्प्टेड है, अगर वो कंपनी एग्जम्प्टेड है देन एग्जम्पशन पाने के लिए वो सारे क्राइटेरियाज क्या कंपनी ने पूरे किए हैं। और अगर उस ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कितने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज उस ग्रुप के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो एनबीएफसी के अंदर ये एक अजीब सा क्लॉज आया है कि अगर कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है वेदर द कंपनी फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ ए सीआईसी, एंड अगर उस ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा सीआईसी है तो कितने नंबर ऑफ सीआईसी ग्रुप के अंदर है। तो ये हो गया एनबीएफसी वाला क्लॉज। अब जैसे ही एनबीएफसी वाला क्लॉज दिमाग में आएगा ना, आप ये याद रखना कि एनबीएफसी के साथ सब कुछ गलत हो गया। एनबीएफसी कैश लॉसेस इंकर करने लगा, एनबीएफसी के ऑडिटर्स रिजाइन करके चले गए और एनबीएफसी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, इतना याद रख लेना। तो एनबीएफसी का क्लॉज नंबर कौन सा था, क्लॉज नंबर 16 था। तो कैश लॉसेस का क्लॉज क्या हो गया, क्लॉज 17 हो गया। ऑडिटर्स छोड़ के चले गए, क्लॉज नंबर 18, गोइंग कंसर्न क्लॉज नंबर 19, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 17 कैश लॉसेस, अगर किसी भी कंपनी ने कैश लॉसेस इंकर करा है फाइनेंशियल ईयर के अंदर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि उस कंपनी ने कितने कैश लॉसेस इंकर करे हैं। कैश लॉसेस का मतलब सिंपली क्या हो गया कि कैश आउटफ्लो इज मोर देन द कैश इनफ्लो। पहले ये क्लॉज नहीं था कारो 16 के अंदर, कारो 20 के अंदर नया आया है। उसके बाद जो अगला क्लॉज है, कंसिडरेशंस ऑफ इश्यूज रेज बाय द आउटगोइंग ऑडिटर, कि अगर मान लीजिए आउटगोइंग ऑडिटर ने रेजिग्नेशन सबमिट किया है तो मेरे को कारो में रिपोर्टिंग करनी है कि क्या मैंने पुराने ऑडिटर से बातचीत करके उसके ऑब्जेक्शंस का पता करा कि आखिर वो क्यों रिजाइन करके गया था, क्या उसके कंसर्न जानने की कोशिश करी, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कोड ऑफ एथिक्स होता है, जो सीए एक्ट है हमारा, सीए एक्ट बोलता है कि एक इनकमिंग ऑडिटर को आउटगोइंग ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए और रेजिग्नेशन की वजह जाननी चाहिए। सिमिलरली सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि जब भी एक ऑडिटर रिजाइन करेगा वो आरओसी को इंटीमेट करेगा, ठीक है। तो अब उन्हीं चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए कारो में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ले आए हैं ये कि एक इनकमिंग ऑडिटर को क्या करना चाहिए, जो करंट ऑडिटर उसको क्या करना चाहिए, अगर पुराने ऑडिटर ने रेजिग्नेशन सबमिट किया था तो उसको रिपोर्ट करना होगा कि पुराने ऑडिटर के ऑब्जेक्शंस उसने कंसिडर किए कि नहीं किए। अगला जो क्लॉज है वो गोइंग कंसर्न के बारे में है। अगेन एक नया क्लॉज ऐड हुआ है, ऑडिटर वाला क्लॉज भी नया था, गोइंग कंसर्न वाला क्लॉज भी नया है, कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी का गोइंग कंसर्न बराबर है कि नहीं है। फाइनेंशियल रेशियोज एनालाइज करके, फाइनेंशियल एसेट्स देखकर, फाइनेंशियल लायबिलिटीज देखकर और बाकी प्रोजेक्शंस देखकर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कि क्या कंपनी अगले 1 साल में अपने लायबिलिटीज को बेचकर, अपने एसेट्स को बेचकर अपनी सारी लायबिलिटीज डिस्चार्ज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ऑडिटर को क्या करना है, गोइंग कंसर्न के बारे में रिपोर्टिंग करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे 570 का भी रेफरेंस आ जाएगा। जो अगला क्लॉज है, क्लॉज नंबर 20, यहां पे क्या बोला गया है, तो बेसिकली यहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना है अबाउट द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 एंड 135 सबसेक्शन 6। नाउ व्हाट इज सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 एंड व्हाट इज सेक्शन 135 सबसेक्शन 6। तो सेक्शन 135 के अंदर आप पढ़ते हो कि जिन कंपनीज के ऊपर सीएसआर प्रोविजंस लगते हैं उनको एवरेज ऑफ 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सीएसआर में खर्चा करना होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए कंपनी ने 6 मंथ्स विद इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो पैसा खर्च नहीं करा, तो वो पैसा एक अलग फंड में चला जाता है जो कि शेड्यूल 7 में दिया गया है। लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन है कि अगर वो पैसा परसुएंट टू ए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था, अगर वो पैसा परसुएंट टू ए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था, तो उसको शेड्यूल 7 वाले फंड में डालने की जरूरत नहीं है। वो स्पेशल बैंक अकाउंट में कंपनी क्या कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है, बिकॉज वो पैसा परसुएंट टू ए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था। अगर आपने सेक्शन नहीं डिस्कस करा है तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को कार्यों के अंदर रिपोर्टिंग करनी है कि अगर जो अनस्पेंड अमाउंट है सीएसआर का, मान लीजिए कंपनी 1.5% खर्चा कर रही है, बाकी 0.5% खर्चा नहीं कर रही है, तो जो टाइम लिमिट दिया गया है ना सेक्शन 135 के अंदर, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस टाइम लिमिट के तहत कंपनी ने उस पैसे को शेड्यूल 7 में दिए गए फंड के अंदर ट्रांसफर किया कि नहीं किया, और अगर वो पैसा पर्सुएंट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया कि नहीं किया। दैट इज व्हाट द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट। और फाइनली आता है हमारा आखिरी क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर 21। अब यहां पे क्या बोला गया है, अगर मान लीजिए मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूं, तो होल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, होल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी सब्सिडरीज हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, अगर उनके ऑडिटर्स ने कोई भी एडवर्स रिमार्क रेज करा है, तो होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को अपने कार्यों के रिपोर्ट में लिखना होगा कि वो कौन से एडवर्स रिमार्क्स हैं जो कंपोनेंट्स के ऑडिटर्स ने रेज करा है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट विद द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स, कि जो कंपनी के कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए उनका भी कारो रिपोर्ट जा रहा है, तो अगर वहां पे कोई एडवर्स रिपोर्टिंग हुई है तो उसका रेफरेंस भी होल्डिंग कंपनी को अपने होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में देना होगा। तो ये कुल मिलाकर 21 क्लॉजेज हैं जिसकी रिपोर्टिंग कारो 20 के अंदर होनी है। तो मोस्टली इसके केस स्टडीज आ सकते हैं, आपको ये सारे 21 क्लॉजेज याद होनी चाहिए। और ये जो 21 क्लॉजेज ये कहाँ दिया हुआ है, पैरा 3 के अंदर दिया हुआ है। और पैरा 4 में खाली इतना बोला हुआ है कि अगर पैरा 3 के अंदर ये जो 21 चीजों की रिपोर्टिंग करनी है, अब ये जो 21 चीजों की रिपोर्टिंग करनी है, ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। मान लीजिए ऑडिटर ने ये रिपोर्ट किया कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉपर वे में वेरिफिकेशन हो रहा है, तो दैट इज अ फेवरेबल रिमार्क। और अगर ऑडिटर ने ये रिपोर्ट किया कि नहीं भैया फिक्स्ड एसेट्स के का जब वेरिफिकेशन हुआ तब पता चला कि वहाँ बहुत सारा मैटर डिस्क्रिपेंसीज है, जब रिवैल्यूएशन हुआ पीपीई का, तो रिवैल्यूएशन के अंदर जो चेंज था वो 10% से ज़्यादा था, तो वो क्या हो गया, अनफेवरेबल रिमार्क हो गया। तो अनफेवरेबल रिमार्क के रीजंस भी लिखने होंगे पैरा 4 के हिसाब से। क्या करना होगा, अनफेवरेबल रिमार्क के रीजंस भी लिखने होंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 21 क्लॉजेस हो गए जिसकी रिपोर्टिंग ऑडिटर को करनी है। याद करने के तरीके मैंने क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है, एक स्टोरी के थ्रू भी मैंने आपको ये याद कराया 21 क्लॉजेस, और सीक्वेंसेस के लॉजिक्स को भी हमने याद किया है। जैसे अगर मैं आपको हिंट दूं तो वहां पे क्लास के अंदर हमने एक स्टोरी डिस्कस किया, निधि का स्टोरी। तो वो स्टोरी कुछ इस तरीके से है, एक लड़की थी निधि, एक लड़के पे वो मरती थी। एक लड़की थी निधि, एक लड़के पे वो मरती थी। वो लड़का डायरेक्टर था, वो लड़का डायरेक्टर था जिसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा फिक्स्ड एसेट था, इन्वेंट्री था, इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। उस लड़के के साथ उसने नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर करा, उसको शादी करना है, उसने उसके साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर किया और भाग कर जाके कॉस्टली शादी कर ली। भाग कर जाके क्या किया, कॉस्टली शादी कर ली। अब शादी के बाद क्या हो गया कि बहुत सारा पैसा चाहिए। तो बहुत सारा अगर पैसा चाहिए तो उन लोगों ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से पैसा रेज करा, आईपीओ के माध्यम से पैसा रेज करा, एफपीओ के माध्यम से पैसा रेज करा, टर्म लोन के माध्यम से पैसा रेज करा, अलग अलग प्रकार से लेंडर से लोन लेना स्टार्ट किया और हर किसी के रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। और तो और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का पैसा है, जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, वो भी रिपे नहीं किया, वो भी क्या नहीं किया, रिपे नहीं किया। दैट ऑल्सो दे डिडंट रिपेड। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो भी पैसा आया, जो भी पैसा जमा किया आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, लैंडर से पैसा रेज करके, वो पैसे को उन लोगों ने यूटिलाइज कर दिया अपनी हनीमून ट्रिप में। कहाँ यूटिलाइज कर दिया, अपनी हनीमून ट्रिप में। दैट इज उन लोगों ने क्या किया, वहां पे फ्रॉड किया, उन लोगों ने वहां पे क्या किया, फ्रॉड किया। अब उसके बाद शादी के बाद क्या होता है, हनीमून, और हनीमून के बाद क्या होता है, छोटू सा बच्चा। तो उनके लाइफ में आ गया छोटू सा बच्चा, दैट इज रिलेटेड पार्टी, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। और उन तीनों ने मिलकर क्या किया सर, फ्रॉड किया। उन तीनों ने क्या किया, फिर फ्रॉड किया। अब तक तो कहानी अच्छा चल रहा था, अब तक तो कहानी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने एक एनबीएफसी खोला, और जैसे ही उन्होंने एक एनबीएफसी खोला तब वो बर्बाद हो गए, कैश लॉसेस होना स्टार्ट हो गया, उनके ऑडिटर्स छोड़ के चले गए, गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। और तो और वो सीएसआर अमाउंट भी पूरा खर्च नहीं कर पाए, जो सीएसआर का पैसा था वो भी पूरा खर्च नहीं कर पाए, और कॉम्पोनेंट के ऑडिटर्स ने भी क्या कर दिया, क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दे दिया। तो ये स्टोरी पूरी नहीं है, बट कुछ इस तरीके से हम लोगों ने स्टोरी के थ्रू क्लास में याद किया है। एक लड़की थी निधि, मतलब निधि कंपनी का क्लॉज है, एक लड़के पे वो मरती थी, वो लड़का डायरेक्टर था। अब उसमें मैंने ये भी बोला है कि उस लड़के का बहुत सारा अनरिकॉर्डेड इनकम था, उस लड़के का बहुत सारा अनरिकॉर्डेड इनकम था। तो अनरिकॉर्डेड
इनकम का क्लॉज आ गया। उसके बाद बहुत सारा फिक्स एसेट्स था, इन्वेंट्री था, इन्वेस्टमेंट था, तो वो 3 क्लॉजेज आ गए, ठीक है ना, फिक्स एसेट्स वाला क्लॉज, इन्वेंट्री वाला क्लॉज, इन्वेस्टमेंट वाला क्लॉज। उसके बाद निधि ने क्या किया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर किया, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला क्लॉज आ गया। दोनों ने भागकर कॉस्टली शादी करी, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड वाला क्लॉज आ गया। उसके बाद उन लोगों ने कंपनी बनाया और कंपनी से अपने आप को लोन दिया, यानी लोन टू डायरेक्टर, सेक्शन 185 186 का रेफरेंस आ गया। फिर कंपनी ने क्या किया, बहुत सारा पैसा रेज करा पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, तो पब्लिक डिपॉजिट का क्लॉज आ गया। आईपीओ एफपीओ के थ्रू, प्रेफरेंशियल प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो वो वाला क्लॉज आ गया। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, लेंडर से पैसा लिया, डिफॉल्ट किया, तो लेंडर वाला क्लॉज आ गया। स्टैट्यूट ड्यूज भी पे नहीं करे, तो वो वाला क्लॉज आ गया। उसके बाद अपना इंटरनल ऑडिट करवाया, तो इंटरनल ऑडिट का क्लॉज आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अगेन हनीमून के बाद क्या होता है, बच्चा, तो अगेन एक छोटू सा बच्चा आया और वहां पे रिलेटेड पार्टी की एंट्री हो गई, तो रिलेटेड पार्टी वाला क्लॉज आ गया। फिर उन्होंने एनबीएफसी खोला, तो एनबीएफसी वाला क्लॉज आ गया। फिर कैश लॉसेज हो गए, ऑडिटर्स छोड़ के चले गए, गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट एंड क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स इन कारो रिपोर्ट्स ऑफ ग्रुप कंपनीज। तो इस तरीके से आप स्टोरी के माध्यम से क्या कर सकते हो, सारे क्लॉजेज याद कर सकते हो, और सीक्वेंस में भी याद करने का सिंपल तरीका होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासेस। सो दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन कारो 2020। और याद रखिएगा प्रेजेंटेशन में भी फोकस करिएगा, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशंस। प्रेजेंटेशन का जो तरीका मैंने क्लासेस में दिया है आपको, दैट इज डेट नंबर यूज करके, पैरा नंबर यूज करके, उस प्रेजेंटेशन के टेक्निक को भी क्या करना है आपको एग्जाम में फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट।